बाघ का लिखिएगा चौथा चित्र गायिकाएं। चौथा चित्र गायिकाएं। 4 नंबर लिखिएगा गुफा के तीसरे चित्र के ठीक नीचे, गुफा के तीसरे चित्र के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्रों में, 5 गायिकाओं के चित्रों में अब केवल कमर तक का भाग शेष रह गया है। कमर तक का भाग शेष रह गया है। नीचे 5 गायिकाओं के चित्रों में अब केवल कमर तक का भाग शेष रह गया है। अगली लाइन से लिखेंगे चित्र में केंद्र वाली गायिका ने, केंद्र वाली गायिका ने एक हाथ में वीणा ले रखी है, एक हाथ में वीणा ले रखी है। सभी गायिकाओं के जूड़े बंधे हैं, जूड़े बंधे हैं। तथा उन्होंने कसे हुए कपड़े धारण कर रखे हैं, तथा उन्होंने कसे हुए कपड़े धारण कर रखे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे बाघ के इस चित्र में, इस चित्र का मतलब है गायिकाओं वाले चित्र में, इस चित्र में ईरानी नीला रंग भरा हुआ है, ईरानी नीला रंग भरा हुआ है। जुएब खान ईरानी नीला रंग क्यों बोला इसने? जुएब वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहां इतना ही लिखा हुआ जितना बताया। ईरान से आयात किया था, ईरान से आयात किया गया। ये सही बता रहे हैं दामनी, सही बता रहे हैं। ईरान से ही क्यों किया जाता था? नीला रंग इंडिया में नहीं होता था। आप बताओ प्रिया। हाँ, इसीलिए बाहर से ही मंगाया जाता था नीला रंग। केवल जो नीला रंग था ईरान से, भारत से, बदरखा से, यहाँ से मंगाया जाता था, इसीलिए इसको ईरानी नीला रंग बोला है। ठीक है, ईरान से ही मंगाया हुआ था ये। बाकी के जो खनिज रंग थे वो यहीं पे उपलब्ध होते थे, यहीं मिल जाते थे। जिसका प्रयोग अजंता में यत्र तत्र देखने को मिलता है। अजंता में यत्र तत्र देखने को मिलता है, जहां तहां, कहीं कहीं। अगले लाइन से लिखेंगे बाघ का 5वां चित्र, बाघ की गुफा का 5वां चित्र। नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। लिखिए इस चित्र में इनके 2 समूह हैं, इस चित्र में इनके 2 समूह हैं। प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं, प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं एक 8वीं पुरुषाकृति के,
इसमें नृत्यांगनाएं पूछ लेता चित्र में, कितनी नृत्यांगनाएं संख्या में? 6, 7, 8, 5। हाँ, इसको इसमें से यही पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा बाघा की गुफाओं के चित्रों में भरा हुआ नीला रंग कहाँ से आयातित था? ईरान, इराक, पाकिस्तान। हाँ, ठीक है। पुरुषाक क्या लिखा? 8वीं पुरुषाकृति के चारों ओर नृत्य में लीन है। 7 नृत्यांगनाएं एक 8वीं पुरुषाकृति के चारों ओर नृत्य में लीन है। अगली लाइन से लिखेंगे, चित्र में नर्तक का, नर्तक यस, अच्छा, या तो इस मास्क को पूरा लगाइए या इसको हटा करके रखिए। हाँ, उसको नर्तक बोलते हैं, सही बोल रही हैं आप। जो मेल डांसर है उसको, और जो महिला डांसर है नर्तिकाएं बोलते हैं। इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो स्त्रियों का समूह है, बीच में कौन है? पुरुष आकृति, उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। 8वीं आकृति है। नर्तक का मध्य में बना आकर्षक रूप और उसकी वेशभूषा में चित्रकार ने प्रभाविता के सिद्धांत का पालन किया लगता है। प्रभाविता का नियम अजंता में भी आया है, सब केंद्र का प्रभाविता का नहीं आया। अजंता में भी आया है, प्रभाविता का नहीं आया। अरे भाई आया है। आप ये जिसमें वो था ना कि जिसमें जो वो किसमें जो आपने बताया था ना चाक्षु अच्छा क्षितिज वाला जो होता है वो कि पर्यावरण दिखाई देता है कि क्या बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं ये। प्रभाविता का एक नियम है, जो वो है रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंग का। चित्रकला के जो 6 भेद हैं उसमें प्रभाविता भी है। प्रभाविता, चित्र में प्रभाविता का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई चित्र बनाया है और आपको एक ही नज़र में आपकी नज़र को प्रभावित नहीं कर रहा तो वो सफल नहीं है। एक नज़र का मतलब आपको चित्र बनाया आपने, एक ही बार में मैं समझ जाऊं कि क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है। जैसे मान लीजिए एक चित्र बनाया, मैंने आपको समझाया था एक बार, एक चित्र बनाया भिखारी का। अब एक ही नज़र में मैं भी गया हूँ, आप भी गए हैं, सब घूमने के लिए गए हैं, चित्र वहाँ लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये तो भिखारी है, आप बोल रहे नहीं एक साधारण पुरुष है, आप बोले एक गरीब आदमी है। एक चित्र ऐसा उसको देख करके तुरंत ये पता चल गया ये भिखारी है, वो क्लियर हो गया, वो प्रभावित कर लिया उसने। और हमारी स्थिति, मनोस्थिति एकदम से क्लियर है सभी की, ये भिखारी है। उसके लिए वो नियम डालना उसमें चित्र में बेहद जरूरी होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल लिखाई जाएगी इसकी, इसका टॉपिक ही अलग। ये ऐसे ही आया छोटा सा कहीं, उसके बारे में बताया है, ठीक है। ये ठीक है। जो इस चित्र में है वो प्रभाविता के नियम का पालन किया लगता है। चित्रकार ने शब्द बोला है प्रभाविता का नियम, क्योंकि प्रभावित उस चित्र को केंद्र में रखा हुआ है, आकृतियों में घेरा हुआ है। पुरुष आकृति है, मान लीजिए 8 स्त्रियां एक पुरुष है, तो केंद्र कौन हो गया?
ठीक है, वो जो अलग है वो केंद्र हो गया। अगर एक स्त्री है 10 पुरुष हैं तो हाँ, जो मुख्य है हो गया वो आकर्षण का केंद्र है। अगर 10 पुरुष हैं 10 स्त्रियां और एक बच्चा है तो केंद्र हो गया। हाँ, सब उस पर केंद्रित हो। तो ये सब अलग अलग है, प्रभाविता का है। लिखिएगा, चित्र के पूरे संयोजन में तल विभाजन को सूरजमुखी पुष्प के आधार पर संयोजित किया लगता है। पुष्प के आधार पर संयोजित किया लगता है। समझ रहे हैं? सूरजमुखी का पुष्प देखा है? जैसे सूरजमुखी का पुष्प होता हुआ खिला हुआ है, बीच में उसके पराग हैं, बीच का जो भाग है उसको एक पुरुष मान लो आप, और जैसे पंखड़ियां हैं चारों तरफ उनको स्त्रियां मान लो। स्त्रियां ऐसे खड़ी हुई हैं, बीच में पुरुष जो है उसको केंद्र माना है, वो इसीलिए प्रभावित कर पा रहा है उसको पराग की तरह। जैसे सूरजमुखी के पुष्प के बीच में पराग कण होते हैं, पराग कण तो समझते होंगे ना, साइंस पढ़ी है सभी ने, पर परागण स्वपरागण 2 प्रकार का होता है। उस पुरुष को आप पराग कण की तरह मानिए उस पुष्प में, और जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं सूरजमुखी की उसको स्त्रियां मान लीजिए। ऐसे चित्रकार ने उसका वर्णन किया है। पुरुष आकृति को पराग क्षेत्र में तथा स्त्रियां पुष्प पंखुड़ियों के समान फहरती दिखाई हैं। पुष्प पंखुड़ियों के समान फहरती दिखाई हैं। बाघ का यह चित्र फहरती दिखाई है। बाघ का यह चित्र सर्वोत्तम चित्रों की श्रेणी में आता है। बाघ का यह चित्र सर्वोत्तम चित्रों की श्रेणी में आता है। अगली लाइन से लिखेंगे, चित्र के दूसरे समूह के मध्य में 2 समूह है ना, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। अब लिखिए, दूसरे समूह के मध्य में दार्शनिक भाव भंगिमाओं में खड़े व्यक्ति के चारों ओर स्थित 6 वादिकाएं उसके प्रभाव को दुगना कर रही हैं। 6 वादिकाएं उसके प्रभाव को दुगना कर रही हैं। यहां पर भी प्रभाविता के नियम का पालन किया गया लगता है। यहां पर भी प्रभाविता के नियम का पालन किया गया लगता है। अगला लिखिए, बाघ का छठा क्षेत्र शोभा यात्राएं। बाघ के इस प्रखंड में क्रम से हाथी व घोड़ों की
शोभा को दिखाया गया है। हाथी व घोड़ों की शोभा को दिखाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, चित्र में हाथियों व घोड़ों पर, चित्र में हाथियों व घोड़ों पर राज परिवार व सिपाहियों को, राज परिवार व सिपाहियों को बैठा हुआ दर्शाया गया है। बैठा हुआ दर्शाया गया है। ऐसा लगता है हाथी के विशालकाय, ऐसा लगता है हाथी के विशालकाय तन बदन को रेखीय गति से, तन बदन को रेखीय गति से सौंदर्य संपन्न बनाने में भारतीय कलाकार प्रारंभ से ही पारंगत था। प्रारंभ से ही पारंगत था। प्रिया, आप स्पष्ट करिए कैसे पारंगत था वो? उसका हाथियों का अंकन और भी कहीं हुआ है, अजंता में भी हुआ है। कैसे पारंगत था? वो कह रहा पूर्व से, पहले से ही पारंगत था। इस चित्र को, हाथियों के चित्र को, घोड़ों के चित्र को देख करके ऐसा लगता है कि पहले से ही पारंगत था चित्रकार। आप कैसे स्पष्ट करोगे? वेरी गुड। हस्ती जातक में क्या दिखाया है सुषमा जी? क्या दिखाया है हस्ती जातक में? क्या दिखाया है? हाथी को दिखाया था कि कुछ लोग वो भूखे थे और वो अच्छा, आप बताओ प्रिया। सर, कुछ लोग जो है भूखे थे और सर हाथी उनकी बातें सुन रहा था वो, और फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, ऊपर से नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई और फिर सर उसका मांस खाने लगे वो लोग। गज जातक में क्या है? गज जातक में श्वेत हाथी उसको पकड़ के लेके जाते हैं। ठीक है। हस्ती जातक में जो है बता रही, ठीक है, वो भी, वहाँ भी हाथियों का चित्रण है। मेरा मतलब केवल हाथियों के चित्रण से ही है, ठीक है ना। हाथियों का चित्रण अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। हस्ती जातक में भी है, गज जातक में भी है, छदन जातक में भी है। हाथियों का चित्रण वहाँ पे भी किया है। वो पारंगत था चित्रकार। कहीं उसने वात्सल्य का भाव दिखाया, कहीं अर्पण का भाव दिखाया, कहीं किसी का भाव दिखाया है। जो वात्सल्य का भाव दिखाया है हाथी में, जब उसको पकड़ कर ले जाते हैं सफ़ेद हाथी को, वो वहाँ पे कुछ नहीं खाता है, तो अपनी जब माँ के पास वो पुनः छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा भाव था? वात्सल्य का भाव था। और वो इसीलिए इसको बोल रहा है पूर्व में भी पारंगत था। और पूर्व में कहाँ हुआ चित्रण? अजंता के चित्रकारों का एक दल बाग में भी आया होगा। इन्हीं बातों से प्रमाण हो रहा है कि वहाँ का जो चित्रकार था वो यहाँ पर भी चित्रकारी उसने की होगी। उसी के समकालीन भी है, 1818 और 1819। सर पहले से अजंता से पहले 1818 में सिर्फ बाघ की गुफा है। 1818 में बाघ की गुफाओं की खोज हुई और 1819 में, हाँ ठीक है। आगे लिखिएगा। ये दोनों पास पास है ना, अजंता और ये बात। हाँ अंदर है। कल आप नहीं आए थे, आपने लिखा नहीं जो व्हाट्सएप पर काम भेजा गया था? लिखा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा था आपने वो?
नहीं, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं, मैं लिख कर मुझे ध्यान नहीं, इस टाइम 400 किलोमीटर अच्छा, अंतर है उनमें, अंतर है। और राज्य में भी अंतर है। एक महाराष्ट्र में तो एक हाँ अंतर है। सर एक ही पर्वत पर कैसे है ये? अरे भाई, अरावली पर्वत तो दिल्ली तक फैला हुआ है, दिल्ली भी तो उसी पर्वत पर है। पर्वत की एक सीमित आकार नहीं होता है, इनकी मालाएं फैली होती हैं, लंबी श्रेणियां फैली हुई हैं भाई, ठीक है? ये हापुड़ भी उसमें होगा? नहीं, उस पर नहीं है। क्या खत्म हो गया होगा? लिखिएगा, बाघ के इन सभी चित्रों के अध्ययन से, बाघ के सभी चित्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन भित्ति चित्रों का बुद्ध की जातक कथाओं आदि से कोई संबंध नहीं था। इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चित्र वास्तविक जीवन के प्रतिरूप थे। ये चित्र वास्तविक जीवन के प्रतिरूप थे। अगली लाइन से लिखते हैं, बाकी 5वीं व 9वीं संख्या की गुफाओं में भी, बाघ की 5वीं व 9वीं गुफाओं में भी चित्रावशेष होने के संकेत मिलते हैं। चित्रावशेष किसे कहते हैं? चित्रों के अवशेष बचे हुए मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में इन गुफाओं में कुछ भी द्रष्टव्य नहीं है। द्रष्टव्य मतलब कोई भी दिखाई नहीं देता। अगली लाइन से लिखें, बाघ की गुफाओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। बाघ की गुफाओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। विभिन्न प्रकार की लता पुष्पों से आलेखन किया गया है। बाघ की गुफाओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। विभिन्न प्रकार के लता पुष्पों से आलेखन किया गया है। अगली लाइन से लिखें, बाघ की गुफाओं में पशु पक्षियों का सुंदर तथा सजीव चित्रण हुआ है। सुंदर तथा सजीव चित्रण हुआ है। जिनमें तोता
कोमा मैना, कोमा लगा कर लिखिए, कबूतर, हंस, मोर, सारस आदि का अंकन अजंता से मिलता जुलता है। तोता तो जानते ही हैं आप, मैना भी जानते हैं, हंस, हंस की एक विशेषता होती है, जो हंस होता है वो जोड़े में ही रहेगा। वो अगर एक उसमें से मर जाता है तो दूसरा स्वतः मर जाता है, वो अपने आप ही मर जाएगा, वो अकेला नहीं रहता है। दूसरा ये केवल हंस ही ऐसा पक्षी है, अगर उसके सामने पानी और दूध एक साथ मिला करके रख दिया जाए तो केवल वो दूध पिएगा, पानी को छोड़ देगा। केवल हंस ही ऐसा पक्षी है, उसके सामने मिला करके रख दिए पानी को और दूध को, वो केवल दूध पिएगा उसमें से, पानी उसी में बचा रह जाए। ये इसकी विशेषता है। तो फिर ये अगर पानी में रहता होगा तो ये कैसे दूध का अरेंजमेंट होता होगा? नहीं, ये दूध पीता नहीं है। आपको एक इसकी ये विशेषता बताइए, अरेंजमेंट करने के लिए कि आपकी तरह अरेंजमेंट नहीं करना है। ऐसे एक बंदर की विशेषता है। हाँ। फिर लिखा हुआ सारस, सारस भी आप जानते हैं अजंता से मिलता जुलता है, यानी कि जैसा चित्रण अजंता के चित्रों में हुआ है जीव जंतु और पक्षियों का, वैसा ही वाक्य में भी हुआ है। कुछ ऐसा मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्यों है कि क्योंकि जो चित्रकारों ने वहां पे काम किया था वही चित्रकार यहाँ पर भी आए होंगे। आगे लिखिएगा, बाग में पक्षियों को प्रतीकात्मक रूप से भी बनाया गया है। प्रतीकात्मक रूप से भी बनाया गया है। बाग में घोड़े हाथी तथा बैल भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं। बहुत सुंदर बनाए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, बाग के चित्रों में नारी का चित्रण भी बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। नारी का चित्रण भी बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। केश विन्यास में नारी के अधिकतम जूड़े बनाए गए हैं। केश विन्यास में नारी के अधिकतम जूड़े बनाए गए हैं। परंतु जूड़े में भिन्नता दिखाई गई है। अगली लाइन से लिखते हैं, बाग के नारी चित्रण के वस्त्र आभूषण भी कुछ अजंता से मिलते हैं। परंतु आकृतियों को अजंता से कुछ कम आभूषण पहनाए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ के चित्रों में भाव भंगिमाएं
आकांक्षा बताएंगी, आकांक्षा बताएंगे दोनों को। भाव भंगिमाएं किसे कहते हैं? मैंने कहा था इसे या तो हटाओ। सर भाव तो वो है कि जैसे भाव हैं, मतलब जो आकृति बनी हुई ये किस चीज का भाव है? है तो ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? बता क्यों नहीं पा रहे हैं? आप बताइए। ओह, भंगिमाएं क्या है फिर? सर जिस मुद्रा में भाव प्रकट हो, जैसे जैसे उन्होंने लिखता का जैसे किशन जी का भंगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ था, हर चीज का भाव है। जी। आंखों के अलग भाव है, नाक का भी भाव हो सकता है, हो सकता है, मस्तक का भी भाव हो सकता है, हाथों का भी भाव हो सकता है, पैरों का भी भाव हो सकता है। तो भाव होते हैं हर चीज के। ऐसे ही भंगिमाएं हो सकती हैं, शरीर की भी भंगिमाएं हो सकती हैं। शायद श्री कृष्ण जी से हमेशा त्रिभंगी मुद्रा में ही बंसुरी बजाते थे। जब भी बंसुरी बजाएंगे वो त्रिभंगी मुद्रा में ही बजाएंगे। इसे बताने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? मतलब क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप इसको? आपको पता तो है लेकिन बताएंगे नहीं हम। और फिर कैसे पता है आप अगर बता ही नहीं पा रहे? भाव भंगियाओं के बारे में एक एक चित्र को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया है अजंता में। और इसमें भी ये भाव भंगी में अजंता से कुछ मिलती जुलती हैं, क्योंकि वहीं के चित्रकारों का एक दलिया भी आया होगा, उसी के समय से मिलती जुलती हैं। तो फिर पीछे का क्यों भूल रहे हैं आप? अच्छा, भंगिमाओं का शब्द बताया है कई बार। भाव भंगिमाएं कुछ अजंता से मिलती हैं। जो भी भाव चित्रकार ने दिखाना चाहा है, जो भी भाव चित्रकार ने दिखाना चाहा है, उसमें वह सफल हुआ है, उसमें वह सफल हुआ है। जैसा कि विरहाकुल स्त्री के चित्र में, विरहाकुल स्त्री के चित्र में भाव स्पष्ट है। अब वहां क्या भाव हो सकता है? अगर स्त्री ने सफेद साड़ी पहन रखी है, दुपट्टे, मुंह ढका हुआ है, रो रही है, विलाप कर रही है, क्या अंदाजा लगाएंगे किस चीज का भाव हो सकता है? हो सकता है उसका कोई प्रिय मर गया हो, तभी उसी स्थिति में प्रिय में भी हो सकता है उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है तो उसका पति हो सकता है। तो यही तो भाव है। उसको देख करके हमारे मन में भाव पता चल जाए कि इसका भाव क्या क्या हो सकता है। वो सब चित्र यहाँ पर चित्रित हैं और उसमें चित्रकार सफल भी हुआ है उन भावों को दिखाने में। अगली लाइन से लिखेंगे। स्त्री के चित्र से स्पष्ट हो जाता है, विरहाकुल स्त्री के चित्र से स्पष्ट हो जाता है। अगली लाइन लिखेंगे। बाघ के चित्रों में जीवन की विविधता मिलती है। बाघ के चित्रों में जीवन की विविधता मिलती है, विविधता मिलती है। कहीं कहीं नर्तक है, कहीं कहीं नर्तक है, तो कहीं गायक, तो कहीं गायक। कहीं विरहाकुल नारी है, कहीं विरहाकुल नारी है, तो कहीं हाथी के जुलूस, तो कहीं हाथी के जुलूस आदि हैं। अगली लाइन से लिखेंगे।
बाघ के चित्रों में धार्मिकता का आभास नहीं होता, धार्मिकता का आभास नहीं होता, धार्मिकता का आभास नहीं होता। अगली लाइन से लिखना, बाघ गुफा के सभी चित्र, बाघ गुफा के सभी चित्र एक ही साथ एक समय बने प्रतीत होते हैं, एक ही साथ एक समय प्रतीत होते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने लिखा था, अजंता के चित्रकारों का एक दल, बाघ पहुंचा होगा एक दल पहुंचा तो सारे चित्रों ने एक साथ बना दिया होगा। यही शब्द यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा? बाघ के सभी चित्र एक समय बने प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही बार में बने, जबकि अजंता के चित्र 800 वर्षों की संचित निधि है, 800 वर्षों की संचित निधि है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के चित्रों का आधार प्राय बुद्ध के जन्मांतर की कथाएं हैं, जन्मांतर की कथाएं हैं। लेकिन बाघ के वर्तमान चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है, राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है, कुछ अंशों का बोध होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के समान ही बाघ में भी नारी में शारीरिक सौंदर्य के साथ आध्यात्मिक सौंदर्य की छवि को उकेरा गया है। अपनाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, रेखा रूप रंग, रेखा रूप रंग कॉमा लगा करके लिखिए, चित्र संयोजन, भित्ति चित्रण, भाव विव्यक्ति, वर्तना कहते हैं शेडिंग को, शेड करना, ठीक है, वर्तना लगाना, शेड करना। वर्तना में अजंता शैली को ही बाघ में अपनाया गया है। ऐसा लगता है कि
ऐसा लगता है कि अजंता के किसी कुशल चित्रकार के निर्देशन में बाघ के चित्रों का सृजन हुआ हो। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ के चित्रों को देखकर मन को एक तृप्ति होती है। बस ये बाघ खत्म आज।